भव्या रह गई भैया। आ आ जाएगी। देखो, क्या बात कर रहे हैं। ये यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास जो कल हुई थी हम लोगों की, है ना, उसमें हम लोगों ने पढ़ा। झूठ ना भैया, बहुत कम बोलो आप। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि 1 घंटे पहले पढ़ा है। हाँ, क्या हो गया, हम लोग नींद में हो शायद, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, 3 लेयर्स, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, और बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। फिर हमने बात की भाई, जीएफपी, ग्लोमेरुलस से जो प्रेशर लग रहा है, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, नेट नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर उससे हमने निकाल दिया जो बाहर निकल रहा है, विच इज अराउंड 10 to 25 हो जाता है ये। ठीक है, क्योंकि उधर भी तो ऑन एन एवरेज की बात की है ना, तो ऑन एन एवरेज 10 to 25 रह सकता है ये। अब देखो, फ्लो ऑफ ब्लड है 1100 to 1200 पर मिनट, ठीक है, और प्लाज्मा जो है वो उसमें आपका 55% है, और जो 55 प्लाज्मा है उसका, ठीक है, उस प्लाज्मा का अराउंड 20% जो है वो नेफ्रॉन्स में जा रहा है। ठीक है, दैट इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, about 20% of blood plasma is filtered by all nephrons of both kidney in a minute, and that is your glomerular filtration rate. अब यहाँ पर एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं, जो हम निकालते हैं, जिसको बोलते हैं, देखो, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। कुछ नहीं, बस आप क्या करो, जीएफआर, ठीक है, जीएफआर को डिवाइड कर दो किससे, अपनल, जीएफआर को डिवाइड कर दो किससे, रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है? यही जो फ्लो ऑफ प्लाज्मा 55% जो है ना, इसको बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, यही है आरपीएफ, आरपीएफ। ठीक है, तो ये अगर करेंगे, जीएफआर होता है 125 पर मिनट। आरपीएफ कितना होता है? 650। तो जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो आता है आपका, वो आता है अराउंड 1/5, 1/5। ठीक है, 1/5। क्लियर हुआ? इसलिए मैंने बोला था आपको कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, वो आरपीएफ का कितना परसेंट हो गया? 20% हुआ कि नहीं? यस सर। अरे 1/5 मतलब 20% ही तो हुआ, नहीं हुआ? सोचो, अगर 100 कर दूंगा तो हुआ ना? हाँ भैया। चलो बढ़ते आगे। ओके, ग्रेट। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने बात कर ली क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ लिया। अब हम देखेंगे सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, है ना, रीअब्जॉर्प्शन, सॉरी, रीअब्जॉर्प्शन, सेकंड प्रोसेस इज रीअब्जॉर्प्शन। तो जैसा मैंने बोला, रीअब्जॉर्प्शन में चीजें रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल्स में जाएंगी। काम की चीजें जाएंगी या वेस्ट जाएगा ज्यादातर? काम की। काम की चीजें जानी चाहिए, है ना। ठीक है, फ्रॉम
फ्रॉम रीनल टिब्यूल टू ब्लड कैपिलरीज। में दोबारा चीजों का जाना उसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रीअब्जॉर्प्शन। 99% रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं चीजें। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग रीअब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन अगर कहीं पर होता है तो वो होता है पीसीटी में। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन अगर कहीं होता है तो वो होता है पीसीटी में। उसके लिए एक डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है, उसको देखते हैं, ये वाला। ठीक है, ये जो डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है क्या कहता है इसमें? सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आपको दिखेगा कहाँ पर होता हुआ? वो दिखेगा पीसीटी में। बाइकार्बोनेट आयन, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम आयन सब निकल रहे हैं ना रीनल टिब्यूल से, निकल रहे हैं रीनल टिब्यूल से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और यहाँ पर सिक्रीशन किन चीजों का हो रहा है दिख रहा है? किसका सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पे H डायग्राम? प्लस एमोनिया। H प्लस और अमोनिया। ठीक है, यही NaCl, अमोनिया, सॉरी NaCl, वाटर, बाइकार्बोनेट आयन, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है डीसीटी में। पोटेशियम आयन और H आयन का सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होती है, इट इज, एज वी नो, इट इज परमिएबल टू वाटर। इट इज परमिएबल टू वाटर, तो यहां से बाहर पानी इजीली निकल जाता है। एंड इट इज इम्परमिएबल टू व्हाट? इम्परमिएबल टू आयंस। वहीं अगर मैं बात करूं असेंडिंग लिम्ब की, तो क्या बोलेंगे? इट इज परमिएबल टू क्या? इट इज परमिएबल टू आयंस। और क्या बोलेंगे? इम्परमिएबल टू वाटर। वाटर। गुड, इम्परमिएबल टू वाटर। अब एक बात सुनो, यहां पर जो वाटर निकलेगा इधर से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से इसमें देखो शुरुआत में बहुत 180 लीटर फिल्ट्रेट है भाई, उसका क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है। तो ये जो पानी हाँ का भाई। बाहर निकलना है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ही जा रहा होगा। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में ही जा रहा होगा वाटर, हाँ या ना? रीनल ट्यूब्यूल में हाई कंसंट्रेशन है। बिल्कुल हाई कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि सारा पानी तो आ ही गया ना यार ग्लोमेरुलस से, जो भी ब्लड में था। हाँ भाई। ठीक है, प्लाज्मा वगैरह पानी तो इजीली आ जाएगा ना, बस प्रोटीन वगैरह नहीं आ पाया था। तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, ये प्रोसेस जो हो रही है वो ऑस्मोसिस से हो रही है। हाँ भैया। अब एक बात सुनो, प्रोसेस जो है वो ऑस्मोसिस से हो रही है, तो एक बात सुनो क्या हुआ। जब वाटर सारा इसमें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में निकलता जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे ये जो जो फिल्ट्रेट है, जो रीनल टिब्यूल में, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब, अगर मैं इसको रीनल टिब्यूल बोलूं या फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बोलूं, वही बात है ना, क्योंकि ये पूरा ही रीनल टिब्यूल ही तो है ना? हाँ भैया। अच्छा, रीनल ट्यूब्यूल तब बोलते हैं जब हम इसके ब्लड वेसल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है,
तो ये रीनल टिब्यूल जो है, जब स्पेसिफिकली डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन हाई था और यहाँ ब्लड वेसल में कम था, वहां से ऑस्मोसिस हो गया और ब्लड वेसल में आ गया। तो जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे जाता रहेगा, ये फिल्ट्रेट क्या होगा, गाढ़ा होगा या हल्का होता रहेगा, डेंस होगा या लाइटर होगा? निकल जाएगा तो कम होता रहेगा। डेंस होगा या लाइट होगा? डेंस होगा। डेंस होगा। डेंस होगा। अरे भाई, किसी भी सॉल्यूशन में से आप वाटर निकाल दे रहे हो। ये फिल्ट्रेट अच्छा क्या वैसा। सॉल्यूशन है? हाँ। फिल्ट्रेट डेंस क्या है? होगा, सॉल्यूशन सल्यूट है। सल्यूट बचेगा। सॉल्यूट सॉल्यूट बच जाएगा। अब सॉल्यूट सॉल्यूट बचा, चलो आगे देखते हैं। यानी कि इसमें NaCl का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत हाई है ना? अब नीचे नीचे जैसे आप गए तो वहां तो NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू द इंटरस्टिशियम जो यहाँ होगा। तो NaCl का कॉन्सेंट्रेशन हाई है यहाँ पर कि नहीं है? हाँ भैया, हाँ भाई। अब वो जो है वो, अब यहाँ पर मैंने लाइन आगे खींच दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है, तो ऐसे ही बता रहे हैं। तो यहाँ से NaCl बाहर निकल गया और NaCl हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, हाँ या ना? इन द थिन हाँ सेगमेंट भाई। इन द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। तो क्या हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं? इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक बात बताओ, अभी तो हाई कॉन्सेंट्रेशन था तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया, और अभी अभी तो इसने NaCl बाहर छोड़ा था। तो एक बात बताओ, जब थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में जाएंगे तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी या लो होगी? लो होगी। लो होगी। लेकिन इट इज अगेन परमिएबल टू आयंस एंड इम्परमिएबल टू वाटर। तो बाहर जो निकलेगा वो तो NaCl ही निकलेगा, थिक सेगमेंट हो या थिन सेगमेंट हो, उससे क्या मतलब है? तो जब थिन सेगमेंट, ये याद रखने वाली बात है, देखो कितनी कमाल बात है। नीचे भी असेंडिंग लिम्ब की ही बात कर रहे हैं, असेंडिंग लिम्ब में जो NaCl निकल रहा था वो पैसिव ट्रांसपोर्ट था। लेकिन जो सॉरी असेंडिंग लिम्ब में जो थिन सेगमेंट में जो NaCl निकल रहा था वो पैसिव ट्रांसपोर्ट था। लेकिन यहाँ पर थिक सेगमेंट में जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आया कि नहीं? क्योंकि वहां कॉन्सेंट्रेशन NaCl की कम हो गई है। इतना क्लियर हुआ? भैया एक बार दोबारा हाँ भाई। बता दो। हम्म। कविता कह रही दोबारा बता दो। क्या बताना है दोबारा? क्या नहीं समझ आया ये बता। नहीं बताया उसने। भाई मैंने यही बताया कि यहाँ पर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, NaCl का बाहर निकलेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इन द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, है ना? इन द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। लेकिन लेकिन जहां तक बात है, अगर मैं बात करूं किसकी, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, तो वहां पर तो अब तो NaCl निकल चुका था ना। तो क्योंकि NaCl निकल चुका था तो अब तो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ना इसका, NaCl का, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में। समझ आया कि नहीं कविता? हाँ भैया ठीक है। ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ जब हम नीचे जा रहे थे तो फिल्ट्रेट जो है वो क्या हो रहा था, थिक हो रहा था, डेंस हो रहा था। अब ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो आयंस बाहर निकल रहा है, सॉल्यूट बाहर निकल रहा है। ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो आयंस बाहर निकल रहा है, सॉल्यूट बाहर निकल रहा है। और क्योंकि बाहर जो है वो सॉल्यूट निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फिल्ट्रेट इस असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे वो क्या होगा, थिक होगा, थिन होगा, मतलब डेंस होगा, लाइट होगा, लाइट हो जाएगा। लाइट होने लगेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये एक बात ध्यान रखनी है। अब हम आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में बात कर सकते भैया, हैं। हाँ। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके लिए कोई नहीं है फैसिलिटेट, मतलब कैरियर? नहीं नहीं, कोई ऐसा सच कैरियर है ही नहीं बीच में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं है ये, ध्यान रख। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ठीक समझ है। आया? अब देखो, सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर सबसे पहले सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है? प्रॉक्सिमल
कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में सबसे एक एक जगह एक एक करके बात करेंगे। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी कि पीसीटी। पीसीटी की जहां तक बात है, देखो कहता है कि सबसे पहली बात तो पीसीटी इज लाइंड बाय, ये आपने पढ़ी है ये बात, इसमें कौन सी एपिथेलियम, ये बताओ। सिंपल, बताओ सिंपल क्यूबॉइडल, ये याद रखने वाली बात है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्यों, क्यों है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, क्या रीजन है? क्योंकि टू absorption टू इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक, याद रखना कि यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, अराउंड 70 to 80%। ठीक है, ऑफ ऑल एसेंशियल 70 भैया टू, हाँ हाँ। एक बात बताओ, जब यहाँ पे NaCl का हो चुका है एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन पैसिव सारा नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट में, हम्म। तो ऊपर जाके ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहा है? सारा थोड़ी हो जाएगा, ये तो उतना ही जाएगा ना जितना। पैसिव ट्रांसपोर्ट कब तक होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट तब तक होता है, ये हमने बोला था, डिफ्यूजन कोई भी होता है तब तक होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम की स्टेट ना आ जाए। इक्विलिब्रियम आ गया, अब मैंने ये थोड़ी बोला है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ मतलब सारा ही उधर चला गया। भाई तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं हुई। तो इक्विलिब्रियम की जैसे ही स्टेट अटेन कर लेगा, ये NaCl बाहर जाना रुक जाएगा, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी थोड़ी लग रही है। समझ आया कि नहीं? हाँ। लेकिन बाकी जो NaCl है, बाकी जो NaCl है उसको भी तो बाहर निकालना है, उसके लिए आपको क्या लगेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आया? हाँ। और बाकी NaCl को निकालना, तब तो कॉन्सेंट्रेशन कम ही था, कम NaCl को निकालने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप, बस ये बात है। आगे सुनो। तो अराउंड 70 to 80% ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और जिसमें वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, वो सब जो है वो पीसीटी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स जिसमें जिसमें क्या आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे प्लस वाटर भी होगा। वो 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन, 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? पीसीटी में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। ओके, देखो अब ध्यान से, अब एक एक करके। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ये तो पूरी तरह से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं कहाँ पे? रीअब्सॉर्ब होके वापस कहाँ जाएंगे? रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरीज में ना, ब्लड वेसल कैपिलरीज में। तो इनका जो रीअब्सॉर्प्शन है ना यहाँ पे, वो 100% है। कैसा, कितना जाएंगे? दे विल कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब। ऐसा इनका आगे कोई रीअब्सॉर्प्शन होगा ही नहीं, सारा पीसीटी से ही रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा, कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड। अच्छा, रीअब्सॉर्ब तो होगा, लेकिन कैसे होगा ये बताओ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा पीसीटी में इनका, या डीसीटी, वो सॉरी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा? पैसिव होगा। बाकी कोई और जवाब दो, बढ़िया। और फिर एक्टिव भी होगा, सही नहीं है तो? कुछ सोच के बोलो यार, एक्टिव पैसिव है इसके क्या? देखो हाँ भैया, हाँ। उसमें जो है मतलब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब वो इसके अंदर रीनल ट्यूब्यूल के अंदर वहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन होएगी, तो वो ब्लड कैपिलरीज में कम होएगी, तो वो पैसिव ही तो होगा ना। आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लड कैपिलरीज में ग्लूकोज, आयन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड ब्लड कैपिलरीज में ही कम है एज कंपेयर टू रीनल ट्यूब्यूल?
नहीं भाई, ब्लड कैपिलरीज से कंपेयर करोगे तो वहां पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड अभी भी ज्यादा है। ठीक है, अभी भी ज्यादा है। एक बात बताओ, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप सोचो, कनेक्टिविटी कितना परसेंट जीएफआर जा रहा है रीनल प्लाज्मा का? 20। बस 20% ही तो जा रहा है। 80% तो अभी भी ब्लड में ही घूम रहा है, या प्लाज्मा में घूम रहा है। हाँ, समझ आया? तो ज्यादा जो ये होंगे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, किधर ज्यादा है? ब्लड कैपिलरीज। तो ये क्या होना चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली रिजर्व। ठीक है, तो इनका तो 100%। ठीक है, ये तो 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? इनका 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा। तीन चीजें हैं ये जो। और किसी चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है? हाँ, और भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे हम बात करते हैं, और भी कई चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होगा, जैसे विटामिन सी अगर है। ठीक है, विटामिन सी। ठीक। और भी कई कैटायंस होंगे, जैसे कि कैटायंस होंगे जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। तो ये सब आयंस का जो होगा वो सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होगा। इनका भी क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो फिर अलग से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इस 100% ना? नहीं नहीं नहीं, 100% होता तो ऊपर ही नहीं लिख देता। इनका हंड्रेड अच्छा। परसेंट नहीं है। इनका भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इनका भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन इट इज नॉट 100%। क्योंकि इनका रीअब्जॉर्प्शन वापस होगा, देखोगे अगर आप, इनका वापस रीअब्जॉर्प्शन होते हुए दिखेगा आपको कहाँ पर? डीसीटी वगैरह में होगा इनका रीअब्जॉर्प्शन, थोड़ा बहुत हेनलीज लूप में भी होगा। इट इज नॉट 100%। ठीक है, आगे बढ़, ठीक है। एनायंस की बात करते हैं। तो एनायंस में कौन है? एनायंस में है बाइकार्बोनेट आयन, एनायंस में है क्लोरीन आयन, एना और क्या है? और है आपका वाटर। इनका तो भाई मूवमेंट कैसे होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। इनका मूवमेंट होता है पैसिव वाटर तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ही करेगा ज्यादातर। बहुत रेयर ऐसा होगा कहीं पर भी आप देखोगे कि वाटर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हुए मिले। वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। समझ आया इतना? जल्दी बोलो। हाँ भैया। यस क्लियर हो भैया। गया? ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है, वाटर और क्लोरीन आयन पैसिव। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया था कि वाटर और क्लोरीन आयन, बाइकार्बोनेट आयंस, नेगेटिव आयंस जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, और जो बाकी जो है पॉजिटिव आयंस, कैटायंस वगैरह जो होंगे वो वो क्या करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। एंड जो ये स्पेशली ग्लूकोज, बड़ी बड़ी चीजें जो हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, इनका रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि ये तो गलती से ही चली गई थी। इनको तो जाना ही नहीं चाहिए था ब्लड से, क्योंकि इनका रीनल ट्यूब्यूल में कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब इनका कोई काम नहीं है तो इसको कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये चली जाएंगी ब्लड वेसल्स में। अब सुनो ध्यान से, जब ब्लड में जब ब्लड में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है किसका? जब ब्लड में बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंसंट्रेशन हो जाता है किसका? ग्लूकोज का, है ना? ग्लूकोज का, या बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, कीटोन का, कीटोन बॉडीज का, या फिर अमीनो एसिड का, प्रोटीन का। तब क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी तो अपनी एक लिमिट है ना। तब वो उतना एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा तो नहीं करता कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या इक्विलिब्रियम वाला फंडा है क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नहीं। इक्विलिब्रियम मेंटेन थोड़ी हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो जितना वो देखो, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भेज रहा है, तो इक्विलिब्रियम अटेन करने की तो बात ही नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं। नहीं हो सकती। राइट, तो एक बात सुनना यहाँ पर,
कि ग्लूकोज अमीनो एसिड फैट जब ये बहुत ज्यादा होंगे ऑलरेडी ब्लड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक कंडीशन, है ना। तो डायबिटिक कंडीशन तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा मैंने बताया हैज इट ओन लिमिट। तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज तो नहीं जा पाएगा उधर, क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स में। तो कुछ ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो रह जाएगा कहाँ पर, कुछ ग्लूकोज का अमाउंट रह जाएगा आपका ये रीनल ट्यूब्यूल में ही रह जाएगा। 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, याद रखना उस केस में, डायबिटिक कंडीशन में। ठीक है। तो अगर 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा ग्लूकोज का, तो क्या हम देखेंगे जो पेशेंट होगा डायबिटिक उसके यूरिन में ग्लूकोज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड, अगर यूरिन में ग्लूकोज मिले तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पढ़ाया है ये, ग्लाइकोसूरिया। नहीं। ग्लाइकोसूरिया, याद आ रहा है? कहीं लिखा होगा मैंने, मुझे अभी लिखा है कहीं तो। ग्लाइकोसूरिया नहीं सुना क्या कभी? सुना है बट नहीं। यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे नहीं लिखा, या तो इसमें बताया होगा मैंने, या कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बताया है, कभी ऐसे बता देता हूँ मैं। ग्लाइकोसूरिया, प्रोटीनूरिया, ये सब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये या तो डाइजेशन में भी पढ़ते हैं इसको, यहाँ तो बोल बता ही दिया मैंने आपको। प्रोटीनूरिया, कीटोनूरिया, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, अच्छा इसी में पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आया? इतना क्लियर? हाँ भैया। तो समझ यहाँ से हम लोगों का पीसीटी कंप्लीट हो गया, ठीक है। पीसीटी में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक। पीसीटी कंप्लीट हो गया, अब आगे बात करते हैं। नाउ इट इज अबाउट हेनलीज लूप। हेनलीज लूप भी मोर और लेस हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा देख लो हेनलीज लूप, ठीक है। हेनलीज लूप, हेनलीज लूप में मैंने आपको बता ही दिया कि जो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब होती है मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब में ज्यादा कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन इस हेनलीज लूप का जो मेन काम होता है, ठीक है, इसके दो लिम्स है ना, पहले तो ऐसे सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, इधर डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब which is permeable to water, impermeable to electrolytes या आयंस, ठीक है। तो वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा कैसा? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव। वाटर तो पैसिवली जाएगा। असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब में क्या बोलोगे? इट इज, ascending limb is impermeable to water, ठीक है, बट permeable to electrolytes, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पर थिक सेगमेंट जो होगा, सॉरी पहले थिन सेगमेंट, पहले बात करेंगे थिन सेगमेंट से रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। थिन सेगमेंट से रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका? NaCl का। तो ये वाला जो होगा ये कैसा होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो थिक सेगमेंट है, थिक सेगमेंट से भी NaCl बाहर निकलेगा, लेकिन कैसे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक बात, लास्ट बात इसमें, कि जो हम बोल रहे थे, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे डिसेंडिंग लिम्ब में, जो आपका फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। मोर इट गेट्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज वी गो डाउन। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, ये जो फ्लूइड है जिसको फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, इट गेट्स, क्या होगा ये, इट गेट्स डाइल्यूट। डाइल्यूटेड। सिंपल। तो यहाँ पर कहीं पर ये कॉन्सेंट्रेटेड कर रहा है, कहीं पर ये डाइल्यूटेड कर रहा है। तो मेनली हमें ये समझ आता है कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, इस डिसेंडिंग लिम्ब का काम कुछ नहीं है। इस डिसेंडिंग लिम्ब का काम बस क्या है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना। यहाँ पर क्योंकि जो असेंडिंग लिम्ब होती है उसमें तो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसमें बोलते हैं हम मिनिमम, मिनिमम, सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, असेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो फिर इसका मेन काम क्या है, असेंडिंग लिम्ब का, असेंडिंग लिम्ब का मेन काम क्या है फिर? अगर रीअब्जॉर्प्शन, देखो एक बात हम ये बोल सकते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब तो चलो कर रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। फिर असेंडिंग लिम्ब क्या कर रहा है? असेंडिंग लिम्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन मेंटेनेंस, इन मेंटेनेंस ऑफ, इन मेंटेनेंस ऑफ हाई osmolarity, maintenance of high osmolarity, high osmolarity of medullary interstitial fluid, medullary interstitial fluid। What is medullary interstitial fluid? ये जितना भी स्पेस है ना, ये सब जितना स्पेस है, क्या ये मेड्यूला है? दिखा, लिखा होगा कहीं पे, ये ना, ये सब जितना स्पेस है सब मेड्यूला है ना? यस। राइट। तो अगर ये सारा इतना स्पेस जो है वो मेड्यूला है, तो इसके आसपास ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, इंटरस्टिशियल मतलब टिश्यू फ्लूइड, बीच में जो फ्लूइड है, यहाँ पर जो भी फ्लूइड होगा, क्या हम उसको मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं बोल ना? सकते हैं। हाँ, तो बस ये काम है इसका, असेंडिंग लिम्ब का। स्पेसिफिकली बता रहे हैं असेंडिंग लिम्ब का। अब ध्यान से सुनते हैं। ये हो गया रीअब्जॉर्प्शन, हमने पढ़ लिया पीसीटी का, रीअब्जॉर्प्शन पढ़ लिया हेनलीज लूप का। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब रीअब्जॉर्प्शन पढ़ना है हमको किसका, डीसीटी का, थर्ड। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, विच इज डीसीटी, डीसीटी। ओके, तो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या होता है डीसीटी में? रीअब्जॉर्प्शन होता है मेनली यहाँ पर, दो ही चीजें जिनका मेनली रीअब्जॉर्प्शन होगा, इसमें दिखाया नहीं है, सोडियम आयन एंड वाटर। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर पढ़ते हो आप, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल, कंडीशनल शब्द जानबूझ के लिखा गया है, ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है, इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, इसके लिए कौन सा हार्मोन रिएक्शन, देखो हम इसको ऑल्टर करते रहते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, इसको हम ऑल्टर करते रहते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। ठीक, क्योंकि हम पढ़ेंगे जब एक चीज पढ़ते हैं, मैं दिखाई देता हूँ एक, जो हम हार्मोन पढ़ते हैं उसके,
एड्रिनल एड्रिनल हार्मोन्स पढ़ते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स पढ़ते हैं उसमें इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड पे आ जाते हैं सीधा। लास्ट चैप्टर है ये आप लोगों का। वहां पर जो लास्ट चैप्टर है आप लोगों का, यहाँ पर ये देखो ये वाली लाइन। अगर आप इस लाइन में पढ़ो तो एनसीईआरटी क्या कहता है। एड्रिनल, पहले तो ये पता होना चाहिए, किडनी के ठीक ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, एक पार्ट होता है इसका बाहर वाला जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला। मेड्यूला से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनकी अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेड्यूला से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो होते हैं एड्रेनलिन, नॉ नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन बोलते हैं और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। ये कुछ नहीं, ये इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स आपको पता है एफक्यू है ना, यहाँ से वो इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, एड्रेनलिन वगैरह सिक्रीट हो रहा है। इतना क्लियर है। हाँ भैया। एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा है, क्लियर। लेकिन एक बात सुनो, ये जो सेंटर वाला, ओ सॉरी, बाहर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सेकंड है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अगेन हमें अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, इसको फिर फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। हमें जरूरत है अभी मिनरलोकॉर्टिकॉइड की। Corticoid which regulate the balance of water and electrolyte in our body are called mineralocorticoid। तो mineralocorticoid हमारे अभी काम का है, जो क्या करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसका क्या फंक्शन है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना, ये लिखा। अब ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता कैसे है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करने के लिए इसके पास एक मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। इसकी हमें बात करनी है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, लिखा है आगे, एल्डोस्टेरॉन मेनली एक्ट्स ऑन द रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल, अब ये यहाँ पर डिटेल में लिखा है इसने, इसमें लिखना था इसको, रीनल टिब्यूल में भी डिस्टल पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, क्योंकि पीसीटी में एल्डोस्टेरॉन होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल लिखना चाह रहा है ये, distal convoluted tubule। एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली एट द रीनल टिब्यूल, और क्या करवाएगा यहाँ पर, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम एंड वाटर का, एंड एक्सक्रीशन करवाएगा किसका, फॉस्फेट आयन और पोटेशियम आयंस का। तो दैट्स हाउ एल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ठीक है, समझ आया। समराइज कर दो इसको। इसका क्या मेन बात है, समराइज अगर हम करें, यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हमने लिखा था। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन लिखने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि भाई देखो, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, एक लाइन में अगर मैं लिखूं, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन बैलेंस करता है सोडियम और वाटर लेवल को। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है, क्या करता है, इट हेल्प्स इन, इट मेंटेन्स द, ठीक है, मेंटेन्स द सोडियम एंड वाटर लेवल। कैसे, ये ये रीअब्सॉर्ब करता है, ठीक है, सोडियम रीअब्सॉर्ब्स सोडियम, ठीक है, reabsorb sodium from distal part of convoluted tubule या renal tubule, DCT। किस लिए ये करता है, और ये करता कैसे है, सोचो, ये क्या करता है, रीअब्सॉर्ब जो करवाता है वो कैसा करवाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जानबूझ के, कि भाई हमको और चाहिए और भेजो बाहर,
सोडियम। तो इस तरह से ये क्या मैनेज कर रहा है, जब सोडियम को बाहर भेजेगा ये, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये क्या करता है, बैलेंस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आयन, आयन को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन, इसको ऐसे इंक्रीजेस सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हो, इंक्रीजेस सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, दैट्स इट, इतना भी याद रखोगे चलेगा। तो ये सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कौन, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन वो हार्मोन है जो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम डीसीटी। क्यों, क्योंकि उसका बैलेंस बनाने के लिए, उसका लेवल मेंटेन करने के लिए। वहीं एक और हार्मोन पढ़ोगे आप, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज सिक्रीटेड, जिसको और जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से सिर्फ और सिर्फ दो ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है ना ये, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोटिन ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन जिसका विच इज बर्थ हार्मोन, जो पढ़ाई है आप लोगों ने। और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वाटर, सोडियम, and it also increases, it also helps in sodium and water reabsorption, reabsorption, ठीक है, सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। बट यहाँ पर फर्क क्या है, ये भी रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, बट यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इतना डिटेल में हमको पढ़ना है। तो हम देख रहे हो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे हैं, कनेक्टिविटी ला रहे हैं। देखो एक बार, एनसीईआरटी से बाहर इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, कनेक्ट करने लग गए ना अगर चीजों को, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में आना चाहिए कहीं पर, यहीं पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, ये लिखा हुआ है वेसोप्रेसिन, इसका फंक्शन दिया दिया होना चाहिए यहाँ पे कहीं पे, पोस्टीरियर, ये रहा, यहाँ दिया है, vasopressin acts mainly at the kidney and stimulates reabsorption of water and, ये सेम लाइन उन्होंने एल्डोस्टेरॉन के लिए लिखी थी कि नहीं लिखी थी, लिखी थी ना सेम लाइन। वो एल्डोस्टेरॉन भी वाटर और सोडियम आयन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन भी वाटर और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। वेसोप्रेसिन यानी कि एडीएच, वेसोप्रेसिन यानी कि एडीएच भी किसका रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, बाय द डिस्टल टिब्यूल। यहां पर स्पेसिफिक कर दिया, डिस्टल टिब्यूल का क्या मतलब है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, DCT। एंड देयर बाय रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहां से, हम चाहते हैं कि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो, अगर यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो रीअब्जॉर्प्शन होके जाएगा कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, हाँ भैया। ब्लड वेसल्स में जाएगा। और अगर ब्लड वेसल में वाटर चला गया तो ये डिक्रीज कर रहा है ना, इट इज मिनिमाइजिंग, क्या, ये मिनिमाइज कर रहा है किसके लॉस को, वाटर लॉस। मिनिमाइज कर रहा है वाटर के लॉस को, है ना। अच्छा, अगेन थ्रू यूरिन, ठीक है, यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस हो जाता, लेकिन इसने रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, ठीक है। तो 99% इस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होता है एंटी डायरेटिक। लेकिन अब यहाँ पर इस साथ में ही हम एक डिजीज कंडीशन भी पढ़ लेते हैं, कि कभी कभी क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, उसमें रिलीज ऑफ एडीएच हार्मोन इज डिमिनिश्ड, रिलीज ऑफ एडीएच हार्मोन इज डिमिनिश्ड, मतलब एडीएच हार्मोन ही नहीं रिलीज हो रहा है। और अगर एडीएच हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ भैया। अगर हम बोले कि एडीएच हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, एडीएच हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, इन सच केस क्या सोडियम या फिर
वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा? उतना नहीं होगा। सोडियम और वाटर का अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? वाटर लॉस होगा। और वाटर लॉस होगा तो हम बोलेंगे बॉडी क्या होगी? डिहाइड्रेटेड। Yes. डिहाइड्रेटेड। और अगर बॉडी, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायबिटीज ये इंसिपिडस। डायबिटिक पेशेंट में ही नहीं होगा रिलीज, क्या नहीं रिलीज होगा? हाँ। एडीएच हार्मोन। नहीं 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 नहीं, अब वो अगेन कंफ्यूज मत करो इसको, कि ये जो डायबिटीज है ये वो डायबिटीज नहीं है जो आप सोच रहे हो। डायबिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, है ना? डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। जिस जो आपके दिमाग में जो डायबिटीज चल रहा है वो डायबिटीज मेलाइटस चल रहा है। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता। इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता तो इंसुलिन नहीं बनता या इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा, इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से क्या देखोगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा। समझ आया डिफरेंस? देख रहे हो दोनों में? वहां पे ब्लड ग्लूकोज हाँ लेवल बढ़, भैया। यही तो पढ़ा है ना आपने, ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना डायबिटीज में। ये वाला डायबिटीज अलग है। यहाँ पे डायबिटीज, इस वाले डायबिटीज में क्या हो रहा है कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, जिससे वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, पॉलीयूरिया बोलते हैं का जिसे। क्या नाम है? डायबिटीज एम से क्या था? डायबिटीज मेलाइटस, उसको भी पढ़ते हैं। डायबिटीज मेलाइटस को भी यहीं पर पढ़ोगे आप, ये वाला चैप्टर पेनक्रियाज में पढ़ोगे। पेनक्रिएटिक ग्लैंड जब हम पढ़ते हैं ना, देखो होगा कहीं पे पेनक्रिएटिक ग्लैंड्स। ये रहा, यहीं कहीं होना चाहिए। ये रहा, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, बहुत लंबे समय तक अगर इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज है, विच इज डायबिटीज मेलाइटस, है ना? एंड इट इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज। तो फिर अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आपको याद है? थोड़ी देर पहले बोला था अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या जीएफआर मेंटेन होगा वैसा? क्या फिर वो ग्लोमेरो, जब वो पीसीटी जो है वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज का 100%, तब क्या 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी के थ्रू? नहीं। नहीं होगा। नहीं। तब क्या देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलेगा थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट्स लाइक कीटोन। तब आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज, यहाँ पे लिखना चाहिए था। तब आपको कंडीशन देखने को मिलेगी ग्लूकोज इन यूरिन, और क्योंकि कीटोन बॉडीज बन रहे हैं तो यूरिन में कीटोन बॉडीज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कीटोन बॉडीज देखने को मिलेंगे जिसको बोलते हैं कीटोनूरिया। अब एनसीईआरटी का यही है सीक्वेंस जो है वो ऐसा होना चाहिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कीटोन बॉडीज इन यूरिन। लेकिन अब देखो आधी चीजें यहाँ पर है, आधी चीजें वहां पर है, तो इससे जो है वो कनेक्टिविटी मेंटेन नहीं हो। अब देखो ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने, मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है। अभी देखो एनसीईआरटी ने ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया कहाँ लिखता है वो, देखो। हम्म, 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 यहाँ लिखा होना चाहिए, कहाँ लिखा है उसने? डिसऑर्डर्स में। अरे यहाँ भी नहीं लिखा है। मोए मोए ये हो भी है गया यूरिया। है, क्या हो गया? कहाँ लिखा है ये? या तो फिर उसमें पढ़ना चाहिए हमको, कहीं तो लिखना चाहिए इसको। ग्लाइकोसूरिया, या तो ब्लड में लिखेगा ये डिसऑर्डर। कहाँ पढ़ा है इसको? क्योंकि ग्लाइकोसूरिया कीटोनूरिया, तो नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। लिखना चाहिए था। चलो नहीं लिखा है एनसीईआरटी, ठीक है। तो समझ आ गया तुमको? हाँ भैया। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द थिंग कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। भैया हम्म।
ये कंडीशनल मतलब कैसी कंडीशन करेगा? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ना, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है, अच्छा पूछा तुमने, कि भाई अगर अगर मान लो कि वाटर का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, वाटर का लॉस, अभी हम बात करेंगे जीएफआर को मेंटेन करना। कंडीशन का मतलब है टू मेंटेन जीएफआर। इसको इसको हैशटैग डाल दो यहाँ पर, रोको। इसको हम पढ़ेंगे जब, अभी वो पढ़ेंगे जब वो बैलेंस की बात करेंगे ना, जीएफआर बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ये दोबारा आएगा एल्डोस्टेरॉन। टू कंडीशनल का मतलब है टू मेंटेन जीएफआर, ठीक है। कंडीशन का मतलब है यहाँ पर टू मेंटेन जीएफआर, समझ आया? जीएफआर को बैलेंस करने के लिए, जीएफआर मेंटेन करने के लिए, जीएफआर इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज जीएफआर हमने बोला था वो होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे, ठीक है, 180 लीटर्स पर डे। लेकिन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, टू मेंटेन सोडियम, टू मेंटेन जीएफआर, सोडियम और वाटर का, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ भैया। अब लास्ट हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट की जहां तक बात है, देखो, कलेक्टिंग डक्ट में देखो रीअब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन मेजरली रीअब्जॉर्प्शन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। ताकि अब देखो वाटर, बार बार वाटर क्यों रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं हम? हमारा मोटिव क्या है? यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना। हमारा मोटिव क्या है? यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना। क्यों यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना? हम नहीं चाहते कि जरा भी, देखो ना, 99% रीअब्सॉर्प्शन का भी मोटिव क्या है? यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना। हम नहीं चाहते कि जरा भी काम की चीजें जो हमारी बॉडी के लिए काम की हैं वो यूरिन के थ्रू वेस्ट हो जाए। हमारा बॉडी नहीं चाहता ये चीज, ठीक है। तो अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो कि सर्दियां हैं, सर्दियों में तो बाहर आप देखो, सर्दियों में बाहर तो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो आपकी बॉडी में वाटर लेवल भी ऑलरेडी मेंटेन्ड है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होगी। क्या उस कंडीशन में एल्डोस्टेरॉन को रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? अब वही कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं मैं। उस कंडीशन में एल्डोस्टेरॉन क्या कर देगा? रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा या घटाएगा वाटर का? कम घटाएगा। करेगा। कम करेगा रीअब्जॉर्प्शन, वेरी गुड, है ना। कम करेगा रीअब्जॉर्प्शन। क्यों, क्या जरूरत है रीअब्जॉर्प्शन की? अब जाने दो, बहुत ज्यादा वाटर है ऑलरेडी, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में याद रखना कि लार्ज अमाउंट ऑफ, अगेन, रीअब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन गर्मियों में क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बढ़ बढ़ जाएगा। And this is the reason why the volume of urine secretion या micturition, ठीक है, volume of urine secretion is more in winters as compared to summers। ये तो पता है, इतना तो है ना। large amount of water, large amount of water could be large amount of water could be reabsorbed। यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का reabsorption होता है, क्योंकि ये लास्ट जगह है ना। इसके बाद तो देखो, ये तो लास्ट है, इसके बाद तो कोई टेस्ट सीरीज बची नहीं है, इसके बाद तो सीधा नीट है। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या बोलना हाँ सब समझ रहे हैं। हाँ, तो यही लास्ट टेस्ट सीरीज है जो तुमको देनी है, उसको सीरियसली दे लो, ठीक है। तो वही कलेक्टिंग डक्ट बचा है लास्ट। इसके बाद तो सीधा कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलना है? इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट खुलना है सीधा, कहाँ खुलता है भाई? रीनल, वो ब्लैडर में वो नहीं होती अब। रीनल, किधर खुलता है ये? रीनल पैपिला। रीनल पैपिला। रीनल पैपिला के बाद कहाँ खुलना है? कैलिक्स। एलेक्स। कैलिक्स क्या? मेजर, कैलिक्स पेल्विस, फिर बस यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद आपको लगता है कहीं रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा? इसके बाद कहीं रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये लास्ट जगह है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन, from this region from this region to produce a concentrated urine, to produce a concentrated urine। अगेन, ये रीअब्जॉर्प्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ अ हार्मोन, इन प्रेजेंस ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड ADH।
अगेन वन मोर लाइन इज इंपॉर्टेंट इन कलेक्टिंग डक्ट, कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, इट इज, इसका जो डिस्टल पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इज परमिएबल टू यूरिया, इज परमिएबल टू यूरिया। तो यूरिया, यूरिया बाहर भी निकलता है यहां से। अब यूरिया तो वेस्ट है, आपको सोचना चाहिए यूरिया वेस्ट है, तो यूरिया अगर वेस्ट है तो यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है? यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए क्या? यूरिया तो रहने दो रीनल, रीनल टिब्यूल में, उसको बाहर क्यों निकाल रहे हो कलेक्टिंग डक्ट से? सर है कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं। नहीं? राइट। सो स्मॉल अमाउंट permeable to urea, permeable to urea. So small amount, so small amount of urea is also reabsorbed, is also reabsorbed from filtrate, from filtrate. क्यों? Why? To maintain osmolarity. Answer is to maintain osmolarity. Osmolarity. किस चीज की ऑस्मोलैरिटी? ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हुआ इतना क्लियर? हाँ हाँ भैया। हाँ, तो ये हुआ रीअब्जॉर्प्शन। एंड द लास्ट थिंग जो है वो क्या है? रीअब्जॉर्प्शन के बाद क्या लास्ट स्टेप है इधर? सिक्रीशन। भैया, हम्म, बोलो जैसे बोलो। कंसंट्रे आपने जो कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है, तो उसका कलर डार्क होगा? कंसंट्रेशन, उसका डार्क कलर और वो जो कलर है, कलर इज डिसाइडेड बाय विच पिगमेंट, पिगमेंट जो है वो कलर डिसाइड करता है। और उस यूरिन का जो कलर होता है, मैं बताऊंगा, यूरिन का जो कलर होता है वो पेल येलो क्यों होता है? ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम पिगमेंट। पिगमेंट क्या नाम होता है उसका? यूरोक्रोम पिगमेंट। ध्यान रखना, ठीक है, वो जितना ज्यादा होगा। एंड अगेन बिलीरुबिन इज, बिलीरुबिन एंड ऑल वो सब तो है ही, ठीक है, भैया, उसकी जैसे हाँ। वो कहते नहीं है कि अगर डार्क कलर्ड है एकदम यूरिन, तो वाटर, मतलब डिहाइड्रेशन है, वाटर की कमी है, तो वो हाँ कैसे हाँ, वो- डार्क कलर्ड है मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ना, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर उसमें वाटर का डाइल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली डार्क कलर नहीं होगा। वाटर डाइल्यूशन है मतलब नॉर्मल है कि नहीं है? अब मान लो वाटर बहुत ज्यादा डार्क कलर्ड है, डार्क कलर्ड है मतलब, डार्क कलर्ड है मतलब आपकी बॉडी में पानी ही नहीं है, इसलिए वो सारा का सारा यूरिन जो है और सारा का सारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन में चला जा रहा है। अब सारा का सारा वाटर ही रीअब्जॉर्प्शन में चला जाएगा क्योंकि बॉडी में वाटर नहीं है, तो यूरिन तो डार्क होगा ही। अब यूरिन डार्क होगा तो वही बात जो आप कह रहे हो कि वो ज्यादा येलो कलर आएगा, है कि नहीं है? डीप येलो कलर। डिहाइड्रेशन होगा उससे। जब डिहाइड्रेशन होगा, जब डिहाइड्रेशन होगा तब ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टिब्यूलर सिक्रीशन। अब टिब्यूलर सिक्रीशन का जैसे मैंने बताया, अब यहां पर चीजें जाएंगी फ्रॉम, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू कहाँ? रीनल टिब्यूल, है ना, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू रीनल टिब्यूल, ये ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी। अब क्या बोला? पहली बात तो ये याद रखना, ये सिक्रीशन तीनों जगह होगा, तीन जगह होगा सिक्रीशन, हेनलीज लूप में उतना नहीं, ठीक है, तीन जगह ये सिक्रीशन होगा, दिस प्रोसेस। और कैसा होगा? इजी है याद करना, एक्टिव प्रोसेस है। सिक्रीशन क्या है? बस एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है।
एक्टिव प्रोसेस है सिक्रीशन विच अकर्स इन PCT, DCT and collecting duct. PCT, DCT and collecting duct. अब एक एक करके बात करते हैं इनकी। सबसे पहले बात करते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है किसका? सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है किसका? एच आयन, अमोनियम आयन, एच आयन, अमोनियम आयन, धोखा दे देगा क्या ये? एक सेकेंड। selective secretion selective secretion of H ion, ammonium ion, potassium ion और क्रिएटिनिन, ठीक, यूरिक एसिड और कई सारे ड्रग्स, हाइप्योरिक एसिड, इन सबका सेलेक्टिव, और कुछ पिगमेंट्स, इन सबका सेलेक्टिव सिक्रीशन होगा। पिगमेंट्स जैसे मैंने बोला यूरोक्रोम। डीसीटी में भी सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है। डीसीटी में किन चीजों का सिक्रीशन होता है? सिक्रीशन ऑफ एच आयन, अमोनियम आयन, तो सिंपल है पोटेशियम आयन लिख दो। कलेक्टिंग डक्ट में लास्ट, कलेक्टिंग डक्ट में किन चीजों का सिक्रीशन होता है? कलेक्टिंग डक्ट में बोल रहा हूं का मतलब कि कलेक्टिंग डक्ट में कौन सी चीजें आ रही हैं, यही मतलब हुआ ना उसका, ब्लड कैपिलरीज, है ना, से यही मतलब हुआ। तो यहां पर भी क्या होता है? सेलेक्टिव सिक्रीशन, selective secretion of H ion and potassium ions। तो कलेक्टिंग डक्ट का यहाँ पर जो सेलेक्टिव सिक्रीशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये क्यों कर रहा है? टू मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस। H आयन से तो आयन बैलेंस होगा, pH बैलेंस होगा, है ना, ऑफ ब्लड का, ठीक। सिक्रीशन प्रोसेस क्यों जरूरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिक्रीशन प्रोसेस क्यों जरूरी है? सिक्रीशन इज सिक्रीशन प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस। किस लिए इंपॉर्टेंट है? अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। व्हाई? क्योंकि अगेन वही लाइन, टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। समझ आया? टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या फिर ब्लड। इसको ब्लड की जगह आप बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी लिख दो तो चलेगा, बॉडी फ्लूइड, ठीक। समझ आया?
क्लियर हुआ इतना? हाँ भैया। केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है यूरिन का? केमिकल कॉम्पोजिशन यूरिन का क्या होता है, कि यूरिन में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहली चीज, 95%, देखो इतना रीअब्जॉर्प्शन करने के बाद भी उसमें 95% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, अब ये क्रॉस बात करता हूँ, खतरनाक बात। बियर ग्रिल्स देखा है तुमने? क्या? Yes, sir. बियर बियर ग्रिल्स पता है तुमको? मैन वर्सेस नहीं. वाइल्ड। नहीं। Yes, sir. नहीं पता? अरे डिस्कवरी पे आता था यार, मतलब बहुत बढ़िया बंदा है वो कहता है कि क्या बोलते हैं, किसी डेजर्ट वेजर्ट में जाता है वो, ठीक है, वो कहता है कि सुबह सुबह, हाँ कहता है कि हम आ गए हैं इस रेतीले रेगिस्तान में, और यहाँ पर पानी का कोई भी स्रोत वो नहीं है, सोर्स नहीं है हमारे पास, हमें अपने यूरिन से काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी बोला जाता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन कंटेन्स 99% अराउंड ऑफ वाटर, और वो पी जाता है। इसमें भी समझ, जाता है? बहुत सच गंदी में। डिस्कवरी। तो मैन देखा नहीं है क्या तुम लोगों ने? मैन वर्सेस वाइल्ड बहुत फेमस शो था यार वो, पुराना। वो तो नेट जियो पर आता था. नेट जियो या डिस्कवरी? ज्यादा नहीं देखा। सर देखा है. अरे बहुत कुछ वो कुछ ऐसा खा लेगा और उसका टेस्ट बताता है वो, कि इसका टेस्ट कुछ गरम कीचड़ की तरह है। अब गरम कीचड़ किसने खाया होगा सोचो। ठीक है, तो इस इसने तरह की कहा बात वो कर। गेम्स की मोदी डिस्कवरी। जी और वो अक्षय कुमार भी एक, गए थे. हाँ हाँ, अरे आजकल वो सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब करने लग गया है ना, चलता नहीं है लेकिन अब उतना शो उसका। यस सर. तो अदर मटेरियल्स, जैसे कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं? ड्रग्स, हाइप्यूरिक एसिड मैंने बताया, क्योंकि उसका, है ना, हाइप्यूरिक एसिड भी होगा इसमें। यूरिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन सी एंड डाइज। हमने डिस्कस किया था ना कि विटामिन सी होता है, उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता उसका। इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पर यूरिन में भी विटामिन सी देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछे अगर विच विटामिन इज प्रेजेंट इन यूरिन, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन यूरिन। विच एसिड इज प्रेजेंट इन यूरिन, हाइप्यूरिक एसिड एंड यूरिक एसिड। कुछ डाइज प्रेजेंट होते हैं, कुछ ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं। अराउंड 1 liter of urine, 1 to 1.5 liter urine per day। ठीक है, ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन excretes urine। ठीक है, क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिनिन भी एक पिगमेंट है, येलो कलर पिगमेंट। ठीक है, यूरिन येलो कलर का क्यों है? यूरिन का कलर कैसा होता है? पेल येलो कलर। Why it is in pale yellow color? Due to the pigment present in it called urochrome। यूरोक्रोम। ऑन एन एवरेज इतना यूरिया सिक्रीट होता है, यूरिन सिक्रीट होता है। इस यूरिन में पर डे हम लोग कितना यूरिया सिक्रीट करते हैं? 20 to 30 ग्राम यूरिया सिक्रीट करते हैं पर डे। यूरिन का पीएच कितना होता है? यूरिन का जो पीएच होता है, नॉर्मल पीएच, वो स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। इट इज अराउंड 6.0, 6.0। ठीक है, 6.0, ध्यान रखना। अब इस चैप्टर की लास्ट क्लास बची है, जिसमें हम हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे और डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यस. ठीक है, वो क्लास होगी हम लोगों की कल। ठीक है,
तो इस तरह से कथा समाप्त। हम लोगों ने बात की यूरिन फॉर्मेशन की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ा, रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा और सिक्रीशन पढ़ लिया। समझ आया? मोर और लेस ये चैप्टर खत्म ही है हाँ समझो, भैया। क्योंकि उसमें 15-15 मिनट के टॉपिक हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म में ज्यादा कुछ नहीं है, और डिजीज है थोड़े बहुत, हो जाएगा वो सब। ठीक है, हो जाएगा, कल हो जाएगा ऊपर। इसके क्वेश्चंस करना चालू कर दो भाई, परसों टेस्ट है ना आप लोगों का। ठीक है, अच्छा टेस्ट चेक किया क्या आप लोगों ने? कैलकुलेट नहीं किया, कर लिया। करो, उसको करो चेक, ठीक है। और फिर हम करते हैं इसको डिस्कस। मुझे मार्क्स भेज देना। चलो, राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे।